नमस्कार। आपका स्वागत है प्रश्न आईएएस के GS1 के स्ट्रेटेजी वीडियो में। ये GS1 का नहीं, बेसिकली GS1 के सेक्शन में जो हिस्ट्री है हमारा सेक्शन, उसका स्ट्रेटेजी वीडियो है। GS1 में सब आप लोगों को पता ही होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है मेंस का पोर्शन। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड आपका सोसाइटी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू ये है, जब भी कोई बच्चा तैयारी करने आता है, मतलब हर इंसान जब तैयारी करने की शुरुआत करता है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि पर्टिकुलर किस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें n नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं। अब उसमें क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्या छोड़ दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि पूरा ये प्रोसेस जो है UPPCS या UPSC में प्रिपरेशन का, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस स्किप और सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन, उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो है। इसमें पर्टिकुलरली हम क्या डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आपका क्या होगा, डिकोडिंग होगी सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस डिकोड करने के बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे, जो सब टॉपिक्स हम देखेंगे उसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू PYQ कि कौन से टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। क्योंकि ये ऑब्ज़र्व किया गया, जैसे GS1 का जो पोर्शन है, इसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है, तो हर साल आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इट मीन्स कि आपका 30% जो पेपर है वो हिस्ट्री से कवर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है किस सेक्शन को कितना इम्पोर्टेंस देना है। तो 30% पेपर आपका हिस्ट्री से कवर होता है। ऐसे ही अगर आपने हमारी पॉलिटी की PYQ सीरीज देखी होगी, तो वहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है कि अगर पॉलिटी सेक्शन आप कवर कर लेते हैं तो वहाँ 50 से 60% आपका पेपर कवर हो जाता है मेंस में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना, पहला। दूसरा, इनकेस जैसे लोगों के पास समय नहीं होता, कई बार क्या कहते हैं, प्री की तैयारी नहीं करते हैं लोग, मेंस की तैयारी में लग जाते हैं सीधे, सॉरी, प्री निकल जाता है और प्री निकालने के बाद मेंस के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो इस स्ट्रेटजी के में जब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको इधर उधर के टॉपिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है उसमें मेन कौन कौन से सेक्शंस जो है हमें कवर करने हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो वैसे जो भी बच्चा पढ़ने आता है तो ये तो जानता ही कि उसका पूरा जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसको 3 एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ठीक है, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास सिलेबस क्या है। एक सिलेबस का पहला पॉइंट जो आता है, इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये आता है। दूसरा, मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया से वो कवर हो जाएगा। तीसरा, फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी इसी का पार्ट है। ये मेंस के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री, ये इसका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन ये ऊपर के 3 टॉपिक्स इनका यूज़ है। इसके अलावा जो आपका 5वां टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आप किस में आता है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी करें तो जब भी वो पढ़ें तो अपने सामने उनके टेबल पे या फिर उनकी जो डेस्क है वहाँ पे ये सिलेबस जो है पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, पूरा सिलेबस GS 1 2 3 4 5 6 का पेस्ट होना चाहिए आंखों के सामने। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उनकी जब आप एक टॉपिक पढ़ें तो उसके बाद आपकी नज़र जब भी सिलेबस पे जाए तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक मैं जो कवर कर रहा हूँ ये सिलेबस के किस पोर्शन से रिलेट हो रहा है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोरिलेशन जब तक नहीं बैठेगा तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो ये अगर आप अपने सामने जो है
सिलेबस की कॉपी रखेंगे तो सिलेबस की कॉपी रखने से ये होगा कि एक तो सिलेबस भी आपको याद हो जाएगा और दूसरा क्या है, जो कोरिलेशन इस्टेब्लिश कराना है वो कोरिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, हर पार्ट को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न। हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री इन 3 पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ता है, कोई भी बच्चा है उसको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, यही स्ट्रक्चर है, फॉलो होता है। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे मेंस के प्रोस्पेक्ट से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इशू, ये हो गया। दूसरा क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस। तो ये मतलब आपका एक तरीके से आपका आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, या आप बेसिकली इसको मिडिल ऑफ, हालांकि लिखा हुआ है 18th सेंचुरी, तो 1757 है। ठीक है, तो 1757 से 2047 तक, लेकिन 1757 से बहुत नहीं आता है, जनरली आता है आपका कहाँ, 1857 से 1947। ये हमारे लिए मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जो पोर्शन है 1757 से आपका 1947, सॉरी ये 2047 नहीं 1947 होगा। ठीक है, तो इसमें से हमें मेंस के हिसाब से, चूँकि मेंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि स्ट्रेटजी जब भी बनती है इंटीग्रेटेड बनती है, लेकिन मेरा फोकस इसमें ये है कि आप ये समझ सकें कि हम मेंस के कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करें या जब भी मेंस की तैयारी करें, तो उसको आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो वो टॉपिक बैक ऑफ द माइंड में भी क्लिक कर सकता है आपके। मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आप कवर करने ही करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कल्चर का फॉर्म है, इसमें मेनली आपका मेडिवल आएगा, थोड़ा सा आपका एंशियंट आएगा, लेकिन जनरली वो चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी, सोसाइटी से होंगी। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड होंगी, लिटरेचर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो एंशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, सॉरी मेडिवल इंडिया है, उसमें से ये चीज़ें आपकी कवर होंगी। फिर आपका मैंने मॉडर्न इंडिया का बता ही दिया है। देन आपका ये अगला पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो ये इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, साथ में लास्ट में सोर्सेज की भी बात कर लेंगे क्या है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोग किससे घबराते हैं, ये जो पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड will include events from 18th century such as industrial revolution, world war, withdrawal of the national boundaries, colonization, decolonization, political power, communism, capitalism। ये एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये थोड़े से टॉपिक ऑफ ट्रैक होते हैं। तो एक तो इनका जो कंटेंट होता है बहुत, आपको जो मिलेगा वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों को, इसको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म, ये आपको आना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ के चले, मतलब छोड़ देंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग आज की, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टर्म्स का मीनिंग, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इसका मतलब आपको किसी भी बच्चे को जो तैयारी कर रहा है वो आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को भी छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि हम ये नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको मतलब कि कौन कौन से पोर्शन आने चाहिए। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जो हमें मेंस के हिसाब से अगर आए तो हम वहाँ पर अपना आंसर लिख सकें। ठीक है, तो एक आपका ये ब्रॉडर हमारा हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, जो एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, ये वहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब हमने इसमें इसके बाद क्या किया है, पूरे सिलेबस को डिकोड किया है। डिकोड क्या किया, सेग्रीगेट कहेंगे किया है। अब जैसे क्या है, इसमें पहला पार्ट आपका है क्या, कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने एंशियंट इंडिया की बात की तो जनरली जैसे डिवाइड कर लिया, स्टोन एज, आयरन एज, ठीक है, फिर आईवीसी का टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सोसाइटी, मेजर सेंटर है, आर्ट आर्किटेक्चर से, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको आना चाहिए। आप अभी मैं पेपर भी दिखाऊंगा, नीचे मैंने PYQ यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता ही आता है।
ठीक है। तो आपका जैसे इस पोर्शन से तो इतना नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आ चुका है। तो ये अंडरस्टैंड, देखिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी शुरुआत करते हैं तो आपको पूरा हिस्ट्री में खासकर पूरा एक फ्लो चाहिए होता है। तो फ्लो आपका बने, इसके लिए आपको शुरू से आखिर तक जाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बार इंसान पढ़ ले तो उसके बाद कह रहे उसमें से जब उसको इम्पॉर्टेंट पता चल जाएगा तो उस फ्लो से अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, ये जैसे हमारा फ्लो है, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने, जैसे अब आप देखिए इसमें प्री हिस्टोरिक है, इसमें स्टोन एज है, आयरन एज है, और इसके बाद टाउन प्लानिंग है, हड़प्पन सोसाइटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आयरन एज है, आयरन एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप मतलब इसका इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसमें मेनली सिलेबस डिकोडिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्कस अगर पॉइंट के जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अराउंड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मेनली सेग्रीगेशन मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है वो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके सेग्रीगेट करके आप अपना पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ें हिस्ट्री तो जब भी पढ़ें, जैसे जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं XYZ, तो आप देखें ये टॉपिक आपका कवर हुआ, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ। ठीक है, अगर नहीं कवर हुआ तो उसको कवर करने की कोशिश करिए। ऐसे ही IBC है, IBC से इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें टाउन प्लानिंग जानना जरूरी है, हड़प्पन सोसाइटी जानना जरूरी है, मेजर जो सेंटर्स थे उनके बारे में जानना चाहिए। ये सब आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे। हड़प्पन आर्ट आर्किटेक्चर के फीचर्स के बारे में जानना पड़ेगा, और क्यों ये हड़प्पन कल्चर ख़त्म हुआ ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको प्रीलिम्स में भी यूज़ होगा और मेंस में भी यूज़ होगा। फिर उसके बाद वैदिक सोसाइटी, तो वैदिक सोसाइटी में मेनली क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका वैदिक लिटरेचर। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे वैदिक सोसाइटी का। ठीक है, बाकी आप इसके सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर को पढ़ेंगे ही, जहाँ पे वुमेन की कंडीशन हो गई या इकोनॉमिक्स कैसी है, वहाँ पे रिलीजन का क्या रोल है, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक लिटरेचर, और फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें आप सोशल ऑर्गेनाइजर वर्ना सिस्टम की भी बात आएगी, वो भी पढ़ना है, और रिलीजन थॉट ये भी पढ़ना है। अब इसी वैदिक सोसाइटी से जुड़े और भी लिटरेचर की चीज़ें लास्ट में भी हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ से हम देख लेंगे। उसके बाद आपका प्री मौर्य जनपद आएगा, पीरियड आएगा। इसमें सबसे पहले महाजनपद के बारे में आपको, अभी हरियांका से सुंगा, ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, नंदा डायनेस्टी ये सब पढ़ेंगे आप प्रीलिम्स में, आपको सब कवर करना है। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ इसके ये डायनेस्टी का मेन अगर रोल या सिग्निफिकेंस आपको पता है वो होना चाहिए, और प्लस ये डिक्लाइन क्यों हुई इनके बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उस आइडिया से आपको हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। हालांकि ये सब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा मेंस का क्वेश्चंस आते हैं उसमें महाजनपद को छोड़ के बाकी सिसुंगा, नंदा और हरियांका ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आता है। महाजनपद से नहीं आया क्वेश्चन, बट लाइकलीहुड है फ्यूचर में एक क्वेश्चन आएगा, आ जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जैनिज़्म बुद्धिज़्म, ये सबको पता है। तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे हमेशा क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट क्या, बुद्धिज़्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो बुद्धिज़्म से जुड़ा क्वेश्चन आता है। ये हो गया। देन आपका आया मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें मौर्य और पोस्ट मौर्य में इसमें एक तो क्या है, एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है था। ठीक है, तो वो पढ़ना है। उसके बाद जो इनका एक्सपेंशन था, तो इतना एक्सपेंशन क्यों था वो पढ़ना है। ठीक है, फिर चूँकि बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस है तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस और कवरेज है वो पढ़ना है। तो ये मौर्य एम्पायर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। जनरली इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है, सक्सेसर वाले इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चन, अशोका की धम्म पॉलिसी, ये आपको जानना, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जानना ज़रूरी है। बाकी ये तो आपके नॉलेज के लिए ठीक है, इनसे जुड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पोस्ट मॉडर्न में आएंगे तो इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, गुप्ताज। ठीक है, तो गुप्ताज में आपको क्या जानना ज़रूरी है, एक तो गोल्डन एज क्यों कहा जाता था, और ये आपका ये पोर्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इंडो ग्रीक कुशाना, सतवाहना, ये सब आप पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
नहीं है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी में नहीं आते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद ये आपका ये पोर्शन आप देख लीजिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड एज ऑफ गोल्डन एज। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांस है हर साल या अल्टरनेट ईयर्स यहाँ से क्वेश्चन कवर होता है, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन की लाइफ, ये नहीं पर हर्षवर्धन का आपका एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें चीज़ें, ये टॉपिक्स नहीं आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं पढ़ने नहीं, पर ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा जिस पे आपको फोकस ज़्यादा रखना है और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलने के चांस, मतलब जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा वहाँ से आपका 95% क्वेश्चन हिट कर जाएगा, ठीक है। तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी आप अभी मार्क कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा, जब भी प्री के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको हमेशा माइंड में रहेगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 95% तक हिट हो जाएगा। तो वो टॉपिक से क्वेश्चन हिट करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर्स हैं आपके वो उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर सोसाइटी, रिलीजन, ये सब जानना है। अब देखिए इसके बाद क्या, सदर्न डायनेस्टी हैं। सदर्न डायनेस्टी से लेके कुछ नहीं आता, सिर्फ एक चोल डायनेस्टी है जिसका सबसे ज़्यादा चांस है। क्यों चोल डायनेस्टी है? क्योंकि जब आप आर्ट आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो द्रविडियन आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे चोल का सबसे ज़्यादा रोल है, इसलिए चोल डायनेस्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, मेंस में इन सब पोर्शन का बहुत यूज़ नहीं है, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, पहले ही बताया मैंने। ऐसे ही आपका मेडिवल हिस्ट्री, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। अब देखिए इस पोर्शन को जो आप पढ़ेंगे, तुगलक है, सैयद है, लोधी है, तो ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसने जो उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन आप जानेंगे, जब पढ़ेंगे भी इसको, आप प्रीलिम्स की जो भी बुक है वो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यूपी में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें दिल्ली सल्तनत का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मुग़ल का तो है ही है इन्फ्लुएंस, इनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसमें जनरली ये पोर्शन से जुड़ा कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जुड़ा क्वेश्चन आएगा, वो नीचे हम अभी डिस्कस करेंगे, पर ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं आए। पर ये पोर्शन आपको पढ़ना है, इसीलिए सेग्रीगेट किया है मैंने इसको, ठीक है। सूर डायनेस्टी, मराठा आपको पढ़ना है। मराठा से थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है कि डिक्लाइन ऑफ मराठा, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका 1757 आता है, ठीक है, उसके बाद मराठा का डिक्लाइन और बंगाल पे कब्जा ही ब्रिटिशर्स की जो क्या कहेंगे इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं दो चीज़ों का था, ठीक है। तो ये आप करेंगे। बाकी ये डेक्कन सल्तनत के बारे में लिखा हुआ है, इसको भी आपको देखना है, पढ़ना है, पर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। इसमें 1857 के बिफोर जो आपके इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है, देखिए ये बता दे रहा हूँ मैं। जैसे एंग्लो मैसूर वार है, बैटल ऑफ प्लासी है, इन सब से प्रीलिम्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है। एंग्लो पंजाब वार है, प्रीलिम्स में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है, ब्रिटिश पॉलिसी। देखिए ये जो पोर्शन है, ब्रिटिश पॉलिसी इम्पैक्ट, ये सोशियो कल्चरल, ठीक है। ये जो लास्ट की 4 पोर्शन है, इनसे यूपी में एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। सबसे ज़्यादा चांस रहता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये नीचे का जो 4 पोर्शन है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड ब्रिटिश पॉलिसीज़ देयर इम्पैक्ट, ठीक है। इससे यूपी में भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आने के, और यूपीएससी में भी। मैं यूपीएससी ओरिएंटेड बता नहीं रहा हूँ, यूपी के ओरिएंटेशन से बता रहा हूँ, पूरा ऑडियो उसी के ओरिएंटेशन से मैंने बनाया है, इसलिए यूपीएससी की मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा कि वहाँ पे फिर हमको थोड़ा सा और प्रिसाइज होना पड़ेगा, कुछ टॉपिक और कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो सेग्रीगेशन है ये यूपीएससी के काम का भी है, ठीक। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो सब हर कोई जानता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 1857 के बाद जो भी चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। यूनिफिकेशन, ये जो लिखा हुआ है, वेस्टर्न एजुकेशन, प्रेस रिडिस्कवरी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉलिटिकल और रोल ऑफ वेस्टर्न, ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1905 से 1918, तो ये आपका प्री में भी इम्पोर्टेंस है और मेंस में भी इसका इम्पोर्टेंस है। मिंटो मोडले रिफॉर्म ग्रोथ है, तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे।
हालांकि जो क्वेश्चन जनरली आता है स्वदेशी मूवमेंट से आने के ज़्यादा चांस है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म से आने के ज़्यादा चांस यूपीएससी में है। ठीक है, कम्युनलिज्म तो चलिए आपका कोई नहीं, एक तरीके से बस आपको आइडिया होना चाहिए उसका, कम्युनलिज्म की ग्रोथ इंडिया में कैसी, क्योंकि कम्युनलिज्म से ही रिलेट करके आगे आपका जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से रिलेशन, मतलब रिलेशन का मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कम्युनलिज्म के बाद आएंगे, तो वो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर महात्मा गांधी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी आइडिया में, ठीक है, किसी भी हाल में। उसके बाद मोंटेस्क्यू रिफॉर्म, ये आपको जानना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, तो ये सब आपके प्रीलिम्स के में सब कवर हो जाएगा। मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, स्वराजिस्ट नो चेंजर्स इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपका सोशलिस्ट आइडिया ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कहिए आप 1939 से ये पूरा पोर्शन आप इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक, इसके बाद आएंगे हम 1939 से, तो इसमें आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 1935 एक्ट जरूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन यूपीएससी में फंस जाता है, यूपी में अभी तक नहीं आए लेकिन चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 2 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब और कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बाकी आपको पढ़ना तो है ही, ये सब पॉइंट पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से खास कर ध्यान देना है। ठीक है, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन ये भी आप पढ़ेंगे। बाकी फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से जनरली एक क्वेश्चन आता है 6 में से, और कई बार होता है कि क्वेश्चन पिछले 2 साल से कोई नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें जानना क्या ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी इवेंट हैं इसमें वो जानने आपको ज़रूरी है। जैसे एक आपको लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म जानना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, तो यहाँ पे आपका वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनका आपका कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी ट्राइबल कंसोलिडेशन ये सब आप जानिए, ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अभी तक यहाँ नहीं आया। देन आपकी फॉरेन पॉलिसी ये आपको जानना ज़रूरी है। नॉन अलाइनमेंट पंसील ये आपका काम कहाँ पे आएगा, IR में आएगा, GS2 के पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, ये भी आपको जानना। न्यूक्लियर पॉलिसी जानना ज़रूरी है, ये भी आपका GS2 में काम आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पढ़ लें। इसके बाद इकॉनमी में इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ये है। ठीक है, एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म है, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ना आए, पर ये लैंड रिफॉर्म एग्रेरियन रिफॉर्म आपका GS5 में भी काम आ जाएगा। ठीक है, और GS5 के साथ साथ ये आपका GS1 में तो यहाँ काम ही आ जाता है, GS3 में भी काम आ जाता है लैंड रिफॉर्म से जुड़ी चीज़ें, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ठीक है, LPG रिफॉर्म ये सब ठीक है, पर इनसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है वो ये 2 पोर्शन जो है आपके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। फिर उसके बाद पॉलिटी पे आएंगे, तो हालांकि ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए पढ़ना है, ये आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ये आप जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके सोशल, इसमें पॉपुलर मूवमेंट्स अगर हैं वो लिख दीजिए। बाकी इंडिया वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 पार्ट आपको जानना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, विमेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे यूपी में आए ना क्वेश्चन, यूपीएससी में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास सबसे कठिन जो पोर्शन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, क्यों कठिन है, क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, हमें पढ़ना बहुत सेलेक्टिव है। ठीक है, और कभी जनरली होता क्या है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि लेंदी है काफ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे इसका, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर यूपीएससी में कोई पोर्शन सबसे ख़राब उतरता है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, या यूपीपीसीएस में भी कोई पोर्शन सबसे ज़्यादा ख़राब उतर रहा है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें के अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप पढ़ लीजिए उसको एक बार, अगर टाइम नहीं है
तो इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप इम्पॉर्टेंट, ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो इवेंट बाय इवेंट रिलेट होता है। तो आप जब एक इवेंट छोड़ के दूसरे इवेंट पे जाते हैं तो आपको वो समझ नहीं आता, क्योंकि जो पहला प्रीवियस इवेंट था उसके कॉज या उसका कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं नेक्स्ट इवेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कई बार ये होता है कि आप जैसे कोई इवेंट आपने अभी पढ़ा तो आपको वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उससे पिछले वाला जो इवेंट था वो आपने स्किप किया, ठीक है। ये दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री बोरिंग भी बहुत है, तो पढ़ने में बहुत मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता है, मतलब जो फैक्ट है ये है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर लेंगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी पहली बार पढ़े तो जो भी सोर्स फॉलो कर रहा है XYZ, कहीं की बुकलेट फॉलो कर रहा है या कोई बुक फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे पूरा एक बार रीडिंग लगा ले, जिससे उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो समझ में आ जाए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आ जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि फिर उसको जो इवेंट्स हैं नेक्स्ट वाले, वहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो तुरंत वो समझ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद US सिविल वॉर के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको जानना है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 से भी क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 आप जानिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें रशियन रेवोल्यूशन इन सब की कोई ज़रूरत है नहीं खास, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 और इसके कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर 2 है, उसके भी कॉज कॉन्सिक्वेंसेस जानना ज़रूरी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट जैसे होलोकॉस्ट जो इवेंट था वो इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर है क्या इम्पैक्ट था उसको आपको जानना ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस बने, ठीक है, NGOs बने, जो डेवलप्ड कंट्री थी या नेशंस थे उनकी अप्रोच में चेंज हुआ, ठीक। तो वो आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे। इसके बाद ये आइडियोलॉजी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन में ये आएगा नहीं, पेपर में ये आइडियोलॉजी नहीं पूछी जाएगी या इससे पर जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में ये आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट में मैंने जो बता दिया बस उतना ही इसमें यहाँ पे पूछा जाता है, ये हो गया। अब देखिए मेन क्या है, हमारा आर्ट फॉर्म है, जो मुझे पहले लिखना चाहिए था, ये बाई चांस गलती से सबसे नीचे आ गया। तो इसमें आपको क्या जानना ज़रूरी है, मुराल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। ये पेंटिंग भी आप एक बार पढ़ लें, जनरली UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। यूपी के लिए मुराल और मिनिएचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डांस फॉर्म में फोक डांस को लेके यूपी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी यूपी के फोक डांस पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना समझिए कि GS 5 आ गया है तो यूपी से जुड़े फोक डांस के क्वेश्चन GS 1 में नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, ये आपको अल्टीमेटली आप पढ़ेंगे तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ही फोकस करना है, क्योंकि यूपी के लिए बता रहा हूँ तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप UPSC करते तो फिर आपको एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आ नहीं रहा है अभी फोक म्यूज़िक और फोक डांस से ज़्यादा मेंस में, ठीक है। तो लेकिन तब भी आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पपेट्री है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, UPSC में थोड़ा फिर एक बार क्वेश्चन आया है, अदरवाइज नहीं आया। पोट्री है, इसमें भी यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ड्रामा थिएटर, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्शल आर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूपी के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। UPSC होता तो यहाँ पे मार्शल आर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जानना रहता है, ठीक है। उसके बाद विजुअल आर्ट में आपका स्कल्पचर्स हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न एज, ये इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न, क्योंकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए साथ में, इनकी ओवरलैपिंग है, यूपी की हिस्ट्री के साथ इन सब का ओवरलैपिंग है। क्योंकि आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से यूपी का एरिया, जो 16 महाजनपद हैं पढ़ाए जाते हैं, यूपी का एरिया पूरा कवर्ड है। इसलिए आप देखें जो ये पोर्शन है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है GS 1 के लिए भी और GS 5 के लिए भी, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट स्कल्पचर, गुप्ता स्कल्पचर्स, ठीक है। भक्ति सूफी मूवमेंट का यूपी में क्या है वही इम्पॉर्टेंट है, बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो भक्ति सूफी मूवमेंट आपको आना चाहिए, ये पोर्शन आप यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। स्कल्पचर्स हैं और पोस्ट मॉडर्न है, ये पोर्शन भक्ति सूफी ये आ गया।
लिटरेचर को लेके बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यूपी में जनरली जो है 2 क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट, बुद्धिज़्म लिटरेचर, जैनिज़्म, ठीक है, ये 2 के। बाकी वेद का वाला मैंने बताया है कि वेदास से वेद लिटरेचर, यही 3 इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। इनका स्कोप, स्प्रेड और पार्ट्स, ये तीनों आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मेडिवल मॉडर्न लिटरेचर नहीं आएगा। ये 3 जो मैंने बताया ना, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और वेदास, ठीक है। वेदास में क्या क्या आता है, उपनिषद है, पुराण है, आर्यांक है, ब्राह्मण है, फिर आपके 4 वेदास हैं, स्मृति हैं, श्रुति हैं, वो सब आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है। आर्किटेक्चर मैंने पहले बता दिया, ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है तीनों, ठीक है। ऐसे ही नागर, द्रविड़, विसारा, ये भी जानना ज़रूरी है। इसके बाद केव को लेकर क्वेश्चन नहीं आता, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन, ठीक है, मेंस के हिसाब से। देन आपका मिडिवल एंड इंडो इस्लामिक, तो इसमें आपको इंडो सल्तनत आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इंडो इस्लामिक तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, और यही पूछा भी जाएगा यूपी के पेपर में, यही पूछा जा रहा है, या तो प्रोविंशियल, मुगल और इम्पीरियल। लेकिन इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी में GS 1 में भी आ सकता है और GS 5 में, दोनों जगह ये यूज़फुल होगा, ठीक है। बाकी ये 3 फॉर्म का इतना वो नहीं है इन्फ्लुएंस। देन कॉलोनियल के बारे में बहुत नहीं भी जानेंगे चलेगा, बस ये इंडो सेमिटिक यूरोपियन इन्फ्लुएंस का जो आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है, या जैसे क्वेश्चन एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड देन आपका आएगा रॉक कट, इसकी भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये पोर्शन नहीं। ये मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। अब मैं ये PDF पोस्ट करूँगा, अगर आपको काम की लगेगी तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। PDF और जो वीडियो है उसको सुनिएगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 95% ऑफ जो आपके मेंस का पेपर है, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल उसका। देखिए ये क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, जो मैंने बताया, जो पोर्शन वहाँ पे वो पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। महात्मा गांधी आप छोड़ ही नहीं सकते, वो पढ़ना ही पढ़ना, ये हो गया आपका। इसके बाद ब्रिटिश रूल का जो कॉलोनियल का बारे में मैं बताया, पढ़ना पड़ेगा आपको, ये वहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे हिटलर का रोल, ये क्वेश्चन आ गया। 1857 के बारे में मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। इसके बाद कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, जब आप उनको पढ़ेंगे तो जब वहाँ पे आपको बनारस की भी बात होगी, हालांकि बनारस मेंशन है, प्रयागराज का नाम कहाँ आता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे आता है, तो उसका कल्चर सिग्निफिकेंस ये हो जाएगा। आयरन मिनरल, मैंने आयरन एज की बात की, वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बात की मैंने, वो क्वेश्चन वहाँ से कवर हो गया। वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक लिटरेचर की बात हुई, वहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया ही मैंने, वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से आ गया ये, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब द एफर्ट मेड फॉर वर्ल्ड पीस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन ग्लोबल लेवल, मैंने बताया अभी बताया कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो पढ़ने हैं हमको, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो हमारे काम में आएंगे, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर मिला आपको, ठीक। ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन क्वेश्चन मिला आपको, जो मैंने बताया। गांधी को बताइए मैंने कि आप स्किप नहीं कर सकते, गांधी का जो इवेल्युएट द व्यूज़, तो इसमें गांधी का बल्कि साथ में जब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का भी एक टॉपिक रहता है उसमें, और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आप उसमें पढ़ते हैं तो गांधी हैं, अंबेडकर हैं, ठीक है, फिर आपका टैगोर हैं, और नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये तो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आपको मिलेगी ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उस टाइम के, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका देखिए मुसोलिनी, ये मैंने बताया ही, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, और ये सीधा सीधा पूछा ही गया। वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में टॉपिक हमने सेग्रीगेट किया ही है, तो ये वहाँ से आ गया।
ठीक है। लॉर्ड वेल्सले ये अभी आपको पढ़ना ही है, वो बताया मैंने। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जैकोबियंस बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो जैकोबियंस तो वो लोग नहीं लिख पाए इस साल के क्वेश्चन में जो जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ कहानी लिख के जरूर चले आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं अगर आप हर उसको कवर करूँगा बहुत लेंदी हो जाएगा। ये मेनली मैंने PYQ यहाँ पे डाल दिए, तो आप देखेंगे जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनसे रिलेट करेंगे तो क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो टॉपिक्स आपको पढ़ना पूरा है, उन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से करना है। ऐसा करना है कि उसमें से क्वेश्चन आपके छूटे नहीं। जब वो पोर्शन आप कर लेंगे तो फिर आपका जो हिस्ट्री पे पकड़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ बुक्स हैं आप जैसे पढ़ने के लिए आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे NCERT है, RS शर्मा सब कोई पढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा फैसेट ऑफ इंडियन कल्चर, ये कल्चर के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन ये UPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए उतना नहीं है। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, फिर आपको इतना इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बिपिन चंद्रा की इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ये आपकी मेंस में काफ़ी यूज़फुल होती है। ये स्पेक्ट्रम है, ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है। अभी आजकल मार्केट में और भी बुक्स आ गई हैं, जैसे BL ग्रोवर आ गई है। ठीक है, वो भी अच्छी चल रही है। एक पूनम दहिया करके हैं मैडम, जो हमारे टाइम में IRS हुई थी, तो उन मैडम की भी एक बुक आ गई है, वो भी अच्छी मार्केट में चल रही है। ठीक है, काफ़ी उन्होंने सुना है, मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सुना है काफ़ी इंगेजिंग लिखी है बुक। तो हिस्ट्री तो पूरा जो चैप्टर है वो इंगेजिंग, मतलब पूरा सब्जेक्ट इंगेज रखने वाला, जो जितना अच्छा इंगेज रख पाएगा उतनी अच्छी बुक मानी जाती है उसकी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोरियत वाला पोर्शन जो पूरी तैयारी में हिस्ट्री का ही लगता है। तो कोई भी एक बुक ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए। ठीक है, और ये पोर्शन आपको करने ही करने हैं इम्पॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो चूँकि मेंस का पोर्शन है, इसको आप लग्गी मार नहीं सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की भी बुक आती है। ठीक है, बिपिन चंद्रा की भी आती है, और एक दो और जो आपके राइटर्स उनकी आती हैं। इसमें अगर आपको विज़न का मटेरियल मिल जाता है तो वो भी आप कर लीजिए, या किसी भी कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, तो उससे कर लीजिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, बाकी अगर सीक्वेंस आपको समझना है तो जो प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ आई थी ABP न्यूज़ पे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इसको समझने के लिए, वो हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स हो गई बिपिन चंद्रा की, ये हो गई। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने बताया कि अर्जुन देव की बुक और नॉर्मन लव की बुक ये चलती है। ये बुक ये वाली काफ़ी अच्छी लिखी है, लेकिन बस यही है कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप करेंगे तो ये बुक पे टाइम बहुत देना पड़ता है, और उसमें आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक आ रहा है। अभी रिसेंट टाइम में तो देख रहे हैं कि आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से। लास्ट ईयर शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो अभी अगर आप टाइम देना चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप भी कर सकते हैं, एडवाइजेबल नहीं है। हम जब आप प्रीलिम्स दे लें, मेंस लिखना हो, तो उस समय हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस हिसाब से उसको लिख लेंगे। ठीक है, होपफुली मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी वीडियो होता है वो बहुत लंबा होता है, उसको कितना भी, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन बता नहीं पाया हूँ। जो इम्पोर्टेंट मुझे प्रायोरिटी में ऊपर की लगी वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और मैं वहाँ पे ये PDF जो है कल पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।